चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है एक्टिव से पैसिव वॉइस के विषय में, जनरल रूल्स के विषय में, उसके एप्लीकेशन को हम लोगों ने देखा है। तो उस पर आप प्रैक्टिस किए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, और मुझे उम्मीद भी है आपसे कि आप निश्चित रूप से उस एप्लीकेशन को एग्जाम्पल्स के माध्यम से सोल्व किए होंगे। अगर आपने वह फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं किए हैं तो इंग्लिश यात्रा चैनल पे चले जाएं, वीडियोज अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, पहले आप पढ़ें, सीखें और उसके बाद आगे बढ़ें। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है कि अगर सेंटेंस इंपेरेटिव कैटेगरी का हो तो उसको पेसिव में कैसे चेंज करते हैं। अब सेंटेंस के कैटेगरी को आपने पढ़ा होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इम्फैटिक होता है, इम्पेरेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। तो ये सभी सेंटेंस के जो कैटेगरी हैं उन्हीं में से एक सेंटेंस है जिसका नाम इम्पेरेटिव है, जिसको हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। कहने के लिए यह आदेशात्मक है, नहीं तो इसके जो मीनिंग है ना वो ऑर्डर होता है, एडवाइस के अर्थ में होता है, रिक्वेस्ट के अर्थ में होता है, सजेशन के अर्थ में होता है। तो इस मीनिंग को एक्सप्रेस करने वाला जो सेंटेंस है वह है इम्पेरेटिव। तो आइए पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस को जान लेते हैं, उसके बाद उसके पेसिव फॉर्म क्या होगा उसको बदलना हम लोग सीखेंगे। तो जब कभी भी इम्पेरेटिव की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है कि उसका जो मीनिंग होगा सेंटेंस का या तो ऑर्डर के अर्थ में होगा, या एडवाइस के अर्थ में होगा, या सजेशन के अर्थ में होगा, या रिक्वेस्ट के अर्थ में होगा। इस मीनिंग को एक्सप्रेस करने वाले जो भी सेंटेंस होंगे वह इंपेरेटिव कैटेगरी का होगा। तो इंपेरेटिव की एक खास पहचान भी है और उसे आपको याद रखना है। सिर्फ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट के मीनिंग को एक्सप्रेस करने वाला सेंटेंस इंपेरेटिव होगा यह आवश्यक नहीं है। यह बातें भी आपको याद रखनी है। सेंटेंस जो शुरू होगा वह V1 से स्टार्ट होगा, इस बातों को याद रखना आपको। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे कहा जाए ओपन द डोर। अब इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे? ओपन से। और ओपन सेंटेंस में क्या है? V1 है। द डोर सेंटेंस का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर सेंटेंस V1 से स्टार्ट हो रहा है तो वह इंपेरेटिव होगा, और साथ में मीनिंग भी हमको देखना होगा कि इस मीनिंग के अकॉर्डिंग यह फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो देखिए ओपन द डोर, अगर इसके मीनिंग को हम बात करें तो इसका मीनिंग किस सेंस में है? ऑर्डर के सेंस में है। तो ऑर्डर दे रहा है सेंटेंस में। और जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है कि इंपेरेटिव के लिए खास पहचान है कि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? V1 से। तो यह V1 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे बात की जाए हेल्प द पुअर। अब इस सेंटेंस में देखें, यह हेल्प सेंटेंस का क्या है? V1 है। और मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या है? एडवाइस है, गरीबों की मदद करें, एक सलाह है इस सेंटेंस के अंदर। तो मीनिंग क्या है इसका? एडवाइस का है। और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो V1 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यह इंपेरेटिव होगा। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस के फॉर्म को ऐसा चेंज कर दिया जाए और लिखा जाए यू शुड हेल्प द पुअर। अब इस सेंटेंस में आप बात करें तो मीनिंग इस सेंटेंस के अंदर भी एडवाइस का है, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। मीनिंग अगर देखें तो इस सेंटेंस का जो सेंस है वो एडवाइस के सेंस में है। लेकिन क्या यह इंपेरेटिव है? नहीं। यह सेंटेंस एडवाइस के सेंस में होने के बावजूद भी इंपेरेटिव की कैटेगरी का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यू से, और आपने पढ़ा है यू क्या होता है? प्रोनाउन होता है। यह सब्जेक्ट में यहाँ पे फंक्शन सब्जेक्ट का कर रहा है और इसका केस नॉमिनेटिव केस है, सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये बातें याद रखनी है। अगर हेल्प द पुअर की बात करते तब तो एडवाइस का मीनिंग है, सेंटेंस V1 से भी स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यह इंपेरेटिव है। लेकिन यू शुड हेल्प द पुअर को आप इंपेरेटिव कहेंगे तो फिर फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग भी होता है विल यू या
ऑन टू यू में बदलता है। अगर इसका क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे इंपेरेटिव कह करके तो क्या विल यू होगा? नहीं, यहाँ पे शुड में शुडंट यू हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एडवाइस के मीनिंग को रखने के बावजूद भी यह इंपेरेटिव के कैटेगरी का नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया कि इंपेरेटिव सेंटेंस की एक खास पहचान है, और वह पहचान क्या है कि सेंटेंस V1 से स्टार्ट हो। हाँ, सेंटेंस V1 से स्टार्ट ना हो करके डोंट से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे अगर बात की जाए, डोंट मेक अ नॉइज, तो यह भी सेंटेंस क्या होगा? इंपेरेटिव होगा, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वह क्या है? ऑर्डर के मीनिंग में है। सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हुआ और उसके बाद V1 का यूज किया गया है। तो ये बातें हो सकती है कि सेंटेंस V1 से पहले डोंट ले लिया हो और सिंस ऑर्डर का दो हो, तो ऐसे कंडीशन हो सकता है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो V1 से पहले डोंट का यूज हो सकता है इंपेरेटिव में, लेकिन नॉमिनेटिव फॉर्म या प्रोनाउन या नॉन का यूज एज अ सब्जेक्ट नहीं होगा, उससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, इसके अलावा कह सकते हैं कि सेंटेंस प्लीज, सेंटेंस में कहीं प्लीज और काइंडली का यूज हो सकता है। जैसे प्लीज ओपन द डोर। अब इस सेंटेंस में अगर हम प्लीज ओपन द डोर की बात करते हैं तो सेंटेंस रिक्वेस्ट के सेंस में चला आया और मीनिंग रिक्वेस्ट है। सेंटेंस में प्लीज है और ओपन सेंटेंस का क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये प्लीज सेंटेंस के स्टार्ट में या लास्ट में भी हो सकता है, तो उसे हम इंपेरेटिव कहेंगे। तो इंपेरेटिव की पहचान शायद आपने समझा कि सेंटेंस या तो V1 से स्टार्ट होनी चाहिए, या सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो लेकिन उसमें नॉमिनेटिव फॉर्म ना हो, डोंट के बाद V1 आता हो, ये बात है। या सेंटेंस के अंदर प्लीज काइंडली का यूज किया गया हो, फिर भी नॉमिनेटिव केस उसमें ना हो, प्रोनाउन ना हो, बल्कि सेंटेंस V1 ही लेकर के चलता हो, तो उसे इंपेरेटिव कहेंगे। या उस V1 से पहले कोई एडवर्ब आ सकता है। जैसे बात करें ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इस सेंटेंस में स्पीक V1 है और उससे पहले जो ऑलवेज का हमने यूज किया वह क्या हो गया? एडवर्ब के कैटेगरी का वर्ड हो गया। तो ऐसा कंडीशन है। तो कौन कौन सा कंडीशन है जो इंपेरेटिव सेंटेंस को दिखाएगा? आपको याद रखना है ये 4 कंडीशन। क्या सब कंडीशन? कि मीनिंग, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट का तो हो, लेकिन वह स्टार्ट किससे करता हो? तो पहला कंडीशन V1 से स्टार्ट करता हो। दूसरा कंडीशन क्या? डोंट से स्टार्ट करता हो लेकिन नॉमिनेटिव केस उसमें ना हो। तीसरा कंडीशन क्या? कि सेंटेंस में कहीं भी, सेंटेंस में किसका यूज किया गया हो? प्लीज और काइंडली का यूज किया गया हो, लेकिन सेंटेंस स्टार्ट होता उसमें भी V1 से ही हो। और फोर्थ कंडीशन क्या है? कि हो सकता है कि सेंटेंस के पहले कोई एडवर्ब हो लेकिन उसके आगे सेंटेंस V1 से ही स्टार्ट करता हो, तो यह सेंटेंस इंपेरेटिव के कैटेगरी का होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इतने देर से जो हम लोगों ने पढ़ा है वह इंपेरेटिव की पहचान ही पढ़ा है। अब उस इंपेरेटिव सेंटेंस के कैटेगरी को देखिए। अब जैसे आपने कहा ओपन द डोर, ऑर्डर का सेंस हो गया, हेल्प द पुअर या एडवाइस का सेंस हो गया। तो दोनों का जो पेसिव फॉर्म होगा वह अलग अलग स्ट्रक्चर पे होगा, क्योंकि ऑर्डर का जो मीनिंग होगा वह अपने फंक्शन में चला आएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि इंपेरेटिव सिर्फ एक ही रूल्स पे डिपेंड नहीं होगा, उसके अलग अलग डिफरेंट रूल्स होंगे और उस रूल्स के अकॉर्डिंग वो फंक्शन काम करेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं उस क्रम को आगे लेकर के जो हम लोगों ने हेडिंग दिया है। क्या दिया है? वॉइस। इंपेरेटिव सेंटेंस का पेसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इंपेरेटिव पहचान ली है तो उसके वॉइस की तरफ हम लोग चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद जो है सो मैं आपको उसके पेसिव फॉर्म में चेंज करना सिखलाता हूं। कॉन्सेप्ट आपने अगर सीखा तो एक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया अगर अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, तो इसका मतलब हजारों क्वेश्चन आपने बना लिया। लेकिन अगर विदाउट कंसेप्ट आप सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बिना कंसेप्ट का, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाते हैं। लेकिन कंसेप्ट के आधार पर अगर एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आप लाखों क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो इसीलिए कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है। और मैं वैसा नहीं हूं कि डायरेक्ट आया, अरे चलो अरे लिखो फल्ला
फर्स्ट का आंसर ये या सेकंड का आंसर ये, मेरे सिद्धांत में ये नहीं है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता हूं। तो इसीलिए मैं उम्मीद रखूंगा आपसे भी कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें, ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम्पल को सॉल्व करना सीखें। हाँ, उसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन जब आप क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे तो फिर कहीं भी परेशानी नहीं होगी। तो ये मेरी आदत है कि मैं कॉन्सेप्ट लेकर के चलता हूं। चलिए, आपने अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि इंपेरेटिव सेंटेंस अगर एक्टिव में दिया हो, ओपन द डोर, इस सेंटेंस के मीनिंग को आप पता करें कि कौन सा मीनिंग है। तो यह ऑर्डर दे रहा है सेंटेंस के अंदर कि दरवाजा खोलो। अगर सेंटेंस में ऑर्डर का मीनिंग है तो जब कभी भी उसको हम पेसिव बनाएंगे तो ऑर्डर इंपेरेटिव का पेसिव लेट से स्टार्ट होगा। ये बातें आपको याद रखनी है कि ऑर्डर इंपेरेटिव जब कभी भी आपको चेंज करना है पेसिव में तो उसको हम लेट से स्टार्ट करेंगे। हालांकि लेट भी अपने आप में एक इंपेरेटिव ही है, V1 का फॉर्म है वो भी। कुछ देर के बाद हम लोग लेट के विषय में भी पढ़ेंगे कि अगर लेट से ही एक्टिव का सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसको पेसिव में कैसे बदलेंगे। ये भी बातें हम लोगों को सीखना होगा। तो चलिए अभी फिलहाल हम देखते हैं इस सेंटेंस को। तो यह ऑर्डर इंपेरेटिव का है, जब इसको हम पेसिव में बनाएंगे तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, लेट से स्टार्ट होगा। और कुछ यहाँ पे रूल्स हमने लिखा, उसको देखिए ध्यान से कि अगर सेंटेंस ऑर्डर इंपेरेटिव का हो तो ऑर्डर इंपेरेटिव हो या एडवाइस इंपेरेटिव हो या रिक्वेस्ट इंपेरेटिव हो, स्टार्ट करेगा तो वो V1 से ही। तो एक्टिव का जो सेंटेंस होगा वो V1 के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले ऑर्डर अगर हो तो लेट का यूज करेंगे और उस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम पहले ले लेंगे और उसके साथ हम बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो सेंटेंस में अगर हम बात करें तो ओपन सेंटेंस का क्या हो गया, V1 है, और द डोर सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लेट हमने ऑर्डर होने की वजह से रखा। अब इस सेंटेंस में द डोर है, इसका यूज हम पहले करेंगे और उसके बाद जो V1 है इसका यूज हम बाद में करेंगे। तो लेट के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होता है, तो लेट द डोर। और यहां जो ओपन है यह थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, लेकिन थर्ड फॉर्म को कोई ना कोई चाहिए एक्सोलरीज, और सेंटेंस में नहीं हो तो ऐसे कंडीशन में बी यूज किया जाता है और उसके साथ हम थर्ड फॉर्म रखेंगे तो ये हो जाएगा ओपेंड। ये हो गया सेंटेंस का पेसिव फॉर्म। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, लेट द डोर बी ओपेंड, तो ये सेंटेंस का क्या हो जाएगा, पेसिव हो जाएगा। अगर सेंटेंस ऑर्डर का ही हो और डोंट से स्टार्ट हो, चलिए उसको भी हम लोग देख लें कि अगर सेंटेंस ऑर्डर का ही हो और डोंट से स्टार्ट हो तो उसका पेसिव कैसे बनाते हैं। जैसे एक्टिव में दिया हो डोंट ओपन द डोर, ये भी सेंटेंस का अगर मीनिंग को हम देखें तो ये भी मीनिंग क्या है, ऑर्डर के सेंस में ही है। तो रूल्स तो वही होगा, सिर्फ आपको डोंट वाले में नॉट को चेंज करना होगा। V1 ये है सेंटेंस का, द डोर ऑब्जेक्ट है। तो हेलो, पेशी में जो स्टार्ट होगा वह लेट से ही स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले हम लेट ही यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं तो द डोर हो जाएगा। अब याद रखना है आपको कि ये डोंट का यूज जो हुआ है सेंटेंस के अंदर में यह नेगेटिव सेंस के लिए हुआ है, तो इस डोंट को हम हटाएं और इसके बदले हम यूज कर दें नॉट का। ये बातें याद रखना है किसके आगे, तो जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, यानी लेट द डोर नॉट, और इसके बाद जो थर्ड फॉर्म रखेंगे उससे पहले हम बी का यूज करेंगे ओपेंड। तो इस तरह से हम सेंटेंस को पेसिव में चेंज करना सीखेंगे।
चलिए आप नोट करें इसको। उसके बाद एडवाइस इंपेरेटिव को हम लोग सोल्व करेंगे। ये ऑर्डर का था, तो जब कभी भी सेंटेंस ऑर्डर इंपेरेटिव हो तो उसको लेट से स्टार्ट करें, लेट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करें, ऑब्जेक्ट के बाद बी, और उसके बाद जो सेंटेंस का वर्ब है, मेन वर्ब, उसके थर्ड फॉर्म को रखना है, क्योंकि पेशी में थर्ड फॉर्म होता है। अगर डोंट का यूज किया गया है तो बी से पहले नॉट का यूज कर दें, डोंट को रिमूव कर दें, बस यही याद रखना है, सिंपल है। चलिए अब एडवाइस इंपेरेटिव पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब एडवाइस इंपेरेटिव में क्या होगा, सलाह होगा सेंटेंस के अंदर। जैसे कहा जाए एक्टिव में कि टेक मेडिसिन इन टाइम। अब बनाइए इस सेंटेंस को पैसिव। एडवाइस इंपेरेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि अगर सेंटेंस का मीनिंग एडवाइस के सेंस में हो तो उसे हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे पैसिव में, ऑब्जेक्ट के बाद शुड का यूज करेंगे क्योंकि एडवाइस को दिखाने के लिए शुड का यूज होता है। उसके बाद हम इंपेरेटिव होने की वजह से बी थर्ड फॉर्म के पहले यूज करते हैं। तो इसी तरह से बनेगा, आप चेंज करें इसको। तो क्या बनाएं इसको सेंटेंस में, सबसे पहले आप एडवाइस के लिए ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। टेक सेंटेंस का क्या है, V1 है। मेडिसिन सेंटेंस में यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इनके साथ जो यहाँ पे टाइम दिया है यह प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ आने वाला जो नॉन होता है वह प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट का मतलब जो लास्ट में हो उसी को समझ लें, नहीं, आपको देखना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले चले जाएं। मैं बार बार कहूंगा कि हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट है। जब तक आप सभी पार्ट को सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ते हैं तो फिर समझ में आना मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले ऑब्जेक्ट पढ़ें, सब्जेक्ट पढ़ें, वो प्लेलिस्ट में वीडियो है इंग्लिश यात्रा चैनल पे, वहां से आप पहले उसकी तैयारी करें, उसके बाद यहाँ देखें टेक मेडिसिन इन टाइम। तो यह जो ऑब्जेक्ट नहीं है यह प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम समझेंगे रेस्ट पार्ट में रखेंगे, इसका यूज लास्ट में ही करेंगे। सेंटेंस में मेडिसिन से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा मेडिसिन, उसके साथ हम यूज करना है शुड का, तो शुड का यूज किया। उसके बाद टेक थर्ड फॉर्म लेंगे, लेकिन उससे पहले यूज करना है बी, क्योंकि मॉडल के साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म तो हो नहीं सकता है, या थर्ड फॉर्म अगर पेसिव में रखना है तो उससे पहले आपको कोई ना कोई हेल्पिंग चाहिए। और आप कहिएगा कि शुड एक एक्सुलरी के फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म रखा जा सकता है, तो नहीं, शुड के साथ हमेशा V1 होगा, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा V1 होता है। हाँ, बी आकर के उसके साथ थर्ड फॉर्म हो सकता है, तो शुड बी टेकन, और इन टाइम है तो इन टाइम का यूज कर देंगे। तो मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम, ये बन जाएगा। अगर एक्टिव में दिया हुआ है लव योर कंट्री, सेंटेंस का मीनिंग देखें आप, एडवाइस है, ये भी मीनिंग क्या था, एडवाइस का ही है, दवाई समय पर लें, ये ऑर्डर तो नहीं होगा। अपने देश से प्यार करें, ये भी क्या होगा, सलाह ही हो सकता है। सेंटेंस V1 से स्टार्ट हो रहा है तो एडवाइस इंपेरेटिव के कैटेगरी का हो गया। उसके बाद जो योर कंट्री है वो ऑब्जेक्ट है, जब इसको हम पेसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, योर कंट्री से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एडवाइस इंपेरेटिव में लेट का यूज हम नहीं करते हैं, ऑर्डर में लेट का यूज करते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। योर कंट्री, उसके साथ हम यूज करेंगे शुड बी लव्ड। इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा पेसिव में। अगर डोंट का यूज कर दिया गया तो क्या करें, अगर डोंट का यूज कर दिया गया तो बस कुछ नहीं करना है, डोंट को रिमूव करना है और इसके आगे शुड के आगे नॉट का यूज कर देना है। जैसे दिया रहे हेल्प द पुअर, चलिए इसको मैं मिटाऊं और उसके बाद बताऊं आपको।
जैसे सेंटेंस में अगर डोंट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे दिया रहे डोंट इंसल्ट द पुअर। अब इस सेंटेंस का पेशी बनाना है, तो आप पहले मीनिंग ढूंढें कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। तो कह रहा है कि गरीबों की बेइज्जती मत करें, यह एडवाइस के ही सेंस में चला जाएगा। तो यह एडवाइस इंपेरेटिव है, और एडवाइस इंपेरेटिव की सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है पेसिव में? ऑब्जेक्ट से। तो देखिए इंसल्ट सेंटेंस का क्या हो गया, V1 हो गया, और द पुअर ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा? द पुअर से। तो द पुअर, उसके बाद हम यूज करना है शुड, एडवाइस होने की वजह से। अब इस सेंटेंस में जो डोंट है, इस डोंट डोंट का यूज तो नेगेटिव के लिए किया गया है, तो डोंट को रिमूव करेंगे, हटाएंगे, और इसके बदले हम यूज कर देंगे नॉट। और नॉट का यूज कहाँ करते हैं? तो मॉडल के साथ यहाँ पे हो जाएगा नॉट का यूज। तो द पुअर शुड नॉट, और उसके बाद हम यूज करेंगे बी, और इसके थर्ड फॉर्म इंसल्ट का इंसल्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेंज करेंगे पेशिव में, अगर एडवाइस में नॉट का यूज किया गया है, डोंट का यूज किया गया है तो। बस ये भी बहुत ही आसान है, आप इसे नोट करें। और उसके बाद रिक्वेस्ट इंपेरेटिव पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। उसके बाद इंट्रांजिटिव इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का एक और कैटेगरी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम रिक्वेस्ट इंपेरेटिव की बात करते हैं। करत करत अभ्यास से जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पे परत निशान। वो कहानी आपने सुना होगा। अगर बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक कोमल सी रस्सी, एक बरदराज नाम की कहानी जो है सो हम लोग बार बचपन में पढ़ते थे, आपने भी पढ़ा होगा कि बहुत दिनों तक गुरुजी के पास हुआ, पढ़ता रहा लेकिन कुछ सीख नहीं पाया। उसके दिमाग में, माइंड में कुछ घुस ही नहीं रहा था। सब उसके जो साथी थे वह आगे बढ़ता चला गया, लेकिन वह उसी क्लास में रहता था। 10 साल तक उसमें कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ। तो गुरुजी ने अकच्छ होकर के उसको भगा दिया, कहा जाओ तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, भागो यहां से। क्या करता, नाम ही बरदराज था, ज्ञान माथा शून्य था, उसमें के माथा में कुछ घुस ही नहीं रहा था। तो जब वह चला रास्ते में तो बैठ गया, कहा कि घर वाले भी तो मुझे अब कुछ करने वाले हैं नहीं, तो अब कहाँ जाए। तो इधर उधर भटक रहा था, घर नहीं गया, और एक रास्ते में कुआं के पास बैठा हुआ था। तो कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष पानी भर रहा था उसमें से। वह उस दृश्य को बार बार देख रहा था। उसने देखा कि एक रस्सी जो है सो बार बार ऊपर नीचा अप डाउन हो रहा है, और उस रस्सी के माध्यम से बाल्टी बंधा हुआ है, और वह महिलाएं पुरुष उस रस्सी को खींचे जा रहा है। तो उसने देखा कि पत्थर, जो कुएं के चारों साइड जो ईंट लगी हुई है, पत्थर है, उस पत्थर पर निशान आ गया है। जबकि पत्थर इतना कठोर और रस्सी इतना मुलायम, यह कैसे काट दिया? उसके दिमाग में यह सोच प्रारंभ हो गया। यह सोचने लगा बैठ करके कि ये रस्सी मुलायम है, यह ईंट इतना मजबूत है, यह ईंट को काट देना चाहिए था रस्सी को, लेकिन यह उल्टा है, रस्सी ही बार बार घिसने से कटे जा रहा है। ये दिमाग में उसको आ गया कि अगर बार बार किसी चीजों को प्रैक्टिस की जाए बार बार, तो क्या होगा? जिस तरह से मुलायम रस्सी उस कठोर पत्थर को काटने में सक्षम है, ठीक उसी तरह से अगर बार बार प्रैक्टिस किया जाए किसी भी चीजों पर, तो वह इम्पॉसिबल भी पॉसिबल में बदल जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस कहता है कि प्रैक्टिस ही कंप्लीट परफेक्शन देता है, इसलिए आप अभ्यास करते रहें बार बार। चलिए ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो रिक्वेस्ट में क्या होगा? रिक्वेस्ट का सेंस होगा। अगर एक्टिव का सेंटेंस जैसे ऐसा हो, इससे पहले आपने पढ़ा कि ओपन द डोर, या क्या है? ऑर्डर का है। क्यों? क्योंकि इसमें आदेश दिया जा रहा है। अगर इसी को रिक्वेस्ट में अगर हमें चेंज करना हो, तो इसके पहले या बाद में हम क्या यूज कर दें? प्लीज का यूज कर दें, प्लीज ओपन द डोर लिख दें।
या इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ओपन द डोर प्लीज। इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं इस सेंटेंस को। तो अब यह सेंटेंस क्या हो गया, रिक्वेस्ट में चेंज हो गया। तो जैसे ही यह रिक्वेस्ट में चेंज हुआ तो आपको प्लीज और काइंडली को रिमूव करना है और उसके जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज कर देना है, और बाकी जो फंक्शन है सेंटेंस का वही रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंस को पेशी बनाने के लिए ये जो प्लीज वर्ड है, ये जो प्लीज वर्ड है, इसमें इस प्लीज के जगह पे हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो सेंटेंस है ओपन सेंटेंस का क्या है, V1 है। तो ये टू के बाद तो हम V1 का ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे तो V3 का यूज करना नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे उसी सेंटेंस को रिपीट करेंगे और लिखेंगे ओपन द डोर। तो जब किसी भी सेंटेंस में इंपेरेटिव के कैटेगरी वाले में अगर प्लीज और काइंडली का यूज आप करते हैं तो उसे रिक्वेस्ट इंपेरेटिव समझ करके आपको बनाना होगा, ये बातें याद रखनी है। अगर काइंडली भी दिया हो, जैसे कहेगा ही सेड, अब एक्टिव के सेंस में काइंडली पोस्ट द लेटर। अब इस सेंटेंस को देखें, अब इसको कह रहा है कि पेशी में बदलना है। तो आपने पढ़ा है कि यह सेंटेंस का मीनिंग किस सेंस में है, रिक्वेस्ट के फॉर्म में है, और सेंटेंस किस कैटेगरी का है, इंपेरेटिव का है। तो इंपेरेटिव अगर रिक्वेस्ट के फॉर्म में आ रहा है तो काइंडली के जगह या रिमूव कर देते हैं, उस जगह हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी जो सेंटेंस है पोस्ट द लेटर। इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यह पैसिव के फॉर्म में आ गया। तो ये हम लोगों ने अभी जाना है कि इंपेरेटिव कैटेगरी के ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट को किस तरह बदलते हैं। ऑर्डर में जाना है कि जो ट्रांजिटिव के फॉर्म का ऑर्डर है उसको कैसे बदलते हैं। अब जानेंगे जो इंट्रांजिटिव ऑर्डर है उसे कैसे पैसिव में चेंज करना है। पहले आप इसको नोट करें। तो इंट्रांजिटिव इंपेरेटिव और ट्रांजिटिव इंपेरेटिव किसको कहते हैं? ट्रांजिटिव उसको कहते हैं ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेकर के अपने साथ आता हो, और इंट्रांजिटिव उसको कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता हो। तो बिना ऑब्जेक्ट वाला अगर ऑर्डर दे रहा है सेंटेंस में, रन फास्ट, स्टैंड अप, कम इन, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसका पैसिव कैसे होगा, चलिए उसे सीखते हैं। यानी उस सेंटेंस को कहते हैं इंट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव इंपेरेटिव। अब इंट्रांजिटिव इंपेरेटिव में क्या होगा, सेंटेंस V1 से तो स्टार्ट करेगा, लेकिन इसके साथ क्या नहीं होगा, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये याद रखना आपको। तो जब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका पैसिव हम कैसे करें। तो एक्टिव में सेंटेंस अगर V1 सिर्फ दिया हुआ है, उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो भी इंपेरेटिव कहलाएगा। तो जब इसको हमें पैसिव में चेंज करना हो तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, या यू आर एडवाइज्ड टू। इस बातों को याद रखनी है। और उसके बाद हम यूज कर देंगे V1, और यह V1 कौन सा, तो यही सेंटेंस का V1। तो अगर सेंटेंस ऑर्डर के अर्थ में हो तो ऑर्डर टू हो जाएगा, अगर सेंटेंस एडवाइस के अर्थ में हो तो एडवाइस टू हो जाएगा। अब जैसे देखें, एक्टिव में दिया हुआ है सेंटेंस रन फास्ट, बनाइए इसको, क्या बनेगा, क्योंकि रन सेंटेंस में V1 है और फास्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता।
क्योंकि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वही बनता है जो नॉन या प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिव है ये, फास्ट क्वालिफाइंग वर्ड है, तो फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। तो यहां कह रहा है तेज दौड़ो, दौड़ की विषय में बात करते हैं, तो फास्ट जो होता है वह कभी एडजेक्टिव भी होता है, कभी एडवर्ब भी होता है, तो यह क्वालिफाइंग वर्ड है। अब यह क्वालिफाइंग वर्ड तो क्या नहीं, ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं करेगा। तो इस सेंटेंस को हम जब पेशी में बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू रन फास्ट, यू आर एडवाइज टू रन फास्ट, दोनों हो सकता है। यू आर ऑर्डर्ड टू रन फास्ट, या इसके जगह आप चाहें तो, अब उस कहने के सेंस पे डिपेंड करेगा कि कहने वाला व्यक्ति किस सेंस में कह रहा है। अगर कोई जानवर पीछे उसको लगा हुआ और कह रहा है तेज दौड़ो, तो सलाह भी तो दे सकता है। या हो सकता है कि कमांडर उसको ऑर्डर के अर्थ में कह रहा है तेज दौड़ो, तो ये ऑर्डर भी हो सकता है। तो वो कहने के सेंस में डिपेंड करेगा कि कहने वाला व्यक्ति इसको किस सेंस में कह रहा है। अगर एक्टिव में दिया हो वर्क हार्ड, तो पैसिव आप कैसे बनाएंगे? चलिए, अगर एक्टिव का सेंटेंस हो वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो इसका पैसिव हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। इस सेंटेंस में मीनिंग क्या है? एडवाइस का है। अब कहेगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, पैसिव यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। गो, यू आर ऑर्डर टू गो। रन, यू आर ऑर्डर टू रन। रीड, यू आर ऑर्डर टू एडवाइज टू रीड। तो ये कहने के सेंस में हम यूज कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस को इस तरह से फॉर्मेशन करेंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं लेट स्टेटमेंट के तरफ। जैसे अब लेट से सेंटेंस अगर एक्टिव का स्टार्ट हो, अब देखिए यहां पे जैसे एक्टिव में सेंटेंस दिया हो लेट हिम कंप्लीट द वर्क। दूसरा सेंटेंस है एक्टिव का ही कि लेट अस कंप्लीट द वर्क। और तीसरा सेंटेंस है एक्टिव का ही लेट अस डांस। इन तीनों सेंटेंस को आप देखें तो एक्टिव में ही लेट से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब ऑर्डर इंपरेटिव होता है तो उसे हम लेट से स्टार्ट करते हैं। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो अलग है। ओपन द डोर वो भी लेट से ही पेशी में बनेगा, लेकिन यहां पे क्या है, एक्टिव ही लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका पेसिव कैसे बनाएंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ये नहीं कि इस ऑर्डर वाले रूल को आप इसमें अप्लाई कर दें। तो लेट का मतलब क्या, पहले इसके विषय में जान लेते हैं कि लेट होता क्या है, उसके बाद आगे देखेंगे। जब लेट की बात की जाती है तो लेट भी इंपेरेटिव सेंटेंस के ही कैटेगरी का वर्ड होता है। बस अंतर क्या है, तो जो ऑर्डर इंपेरेटिव का फॉर्म होता है और रिक्वेस्ट का होता है उससे यह अलग फॉर्म में चला आता है। तो आइए कुछ लेट के विषय में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। लेट ये भी क्या है, V1 ही है, और लेट से जो अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो वो भी क्या कहलाएगा, इंपेरेटिव ही कहलाएगा। हेलो, ये भी जो है ना, चलिए देखिए, लेट लेट के साथ जब कभी भी हम यूज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ये बात याद रखनी है। लेट का अर्थ क्या होता है, लेट का अर्थ होता है दो दीजिए, माना,
चलिए, ये सब लेट के मीनिंग को दिखाता है। जैसे अगर कहा जाए लेट मी गो, इसका अर्थ क्या होगा? मुझे जाने दो। लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। लेट अस प्ले, चलिए हम लोग खेलते हैं। लेट अस डांस, चलिए नाचते हैं। बोल चाल की भाषा में चलिए के सेंस में आता है। और मैथमेटिक्स में जब लेट का यूज किया जाता है तो वह माना के अर्थ में आ जाता है। लेट एक्स इजकल टू ए बी सी, जो कुछ भी होता है तो ये मानने के अर्थ में आ जाता है। तो लेट भी V1 का ही फॉर्म होता है, उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट देख रहे हैं, लेट के साथ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आया। अब ऐसा कभी भी लिखना गलत होगा, लेट आई गलत हो गया, लेट हुई ये भी लिखना क्या है, गलत है। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लेना होगा, हुई न लिख करके अस लिखना होगा। तो जब कभी भी लेट को रिमूव करेंगे तो वह नॉमिनेटिव केस में चेंज होगा। तो कहने का मतलब यह है कि लेट के साथ अगर मी है और लेट सेंटेंस से हटता है तो वह मी आई में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां लेट के वजह से आई मी में बदला हुआ है। तो लेट हटेगा तो मी को आई में बदलना होगा, सिंपल सा है। तो लेट का मतलब क्या है, लेट है क्या, लेट भी इंपेरेटिव है, इस बातों को याद रखना है। हाँ, अब बात करते हैं हम कि अगर एक्टिव में लेट से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पेसिव कैसे होता है। तो दो बातें आपको याद रखनी है कि इस कंडीशन में लेट किसी सेंटेंस से हटता भी है तो किसी से नहीं हटता है। अब कहाँ हटेगा कहाँ नहीं हटेगा, आइए उस चीजों पर फोकस करते हैं। बात जब इस सेंटेंस की हम करते हैं, लेट सेंटेंस का V1 हो गया, इस V1 का ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वह इस V1 का ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये कि ये लेट इस V1 का ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो सेंटेंस का मेन ऑब्जेक्ट है वह ये है, और यह कंप्लीट क्या है, V1 के फॉर्म में है। तो अब ऐसे कंडीशन में जब इस लेट के अलावे वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट हो, ध्यान से सुनिए कि जब लेट के अलावे कोई दूसरा वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो तो ऐसे कंडीशन में लेट को पेसिव में भी नहीं हटाया जाता। लेकिन जिस सेंटेंस में लेट के वाले सेंटेंस में उस वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे लेट के अलावे ये जो वर्ब है इस वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में लेट रिमूव करेगा। तो क्या याद रखना है आपको कि लेट वाले सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट हो, कौन सा ऑब्जेक्ट, लेट का ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो ऐसे कंडीशन में लेट मूव नहीं करेगा। अगर एक्टिव में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऐसे कंडीशन पेसिव में लेट ही रहेगा। लेट के साथ ये ऑब्जेक्ट चला आएगा, उसके बाद बी का यूज करेंगे, इस V1 को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे और ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा सेंटेंस के लास्ट में और उससे पहले कोई ना कोई प्रेपोजिशन हो जाएगा। लेकिन जब सेंटेंस में एक्टिव में लेट वाले सेंटेंस के साथ लेट का अपना ऑब्जेक्ट तो हो लेकिन इस V1 का अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में पेसिव में उस जगह हमें यूज करना है इट इज सजेस्टेड दैट, और उसके बाद यूज करेंगे जो नॉमिनेटिव केस होगा, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो नॉमिनेटिव केस होगा, ये नॉमिनेटिव केस यहां आएगा, उसके बाद हम यूज करेंगे शुड और उसके बाद रखेंगे V1। तो ये फॉर्म चला आता है, इसको याद रखना है आपको। आइए बना करके देखते हैं उसको। चलिए सोल्व कीजिए आप, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। पानी ये है, दूसरा कुछ नहीं है। वैसे भी बिहार में है। चलिए, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, इसका पेसिव फॉर्म क्या होगा? जब इसको पेसिव में हम चेंज करेंगे तो लेट इसमें से रिमूव नहीं होगा, क्योंकि इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट यहाँ है
तो हो जाएगा द लेट सेंटेंस में स्टार्ट करेगा, हो जाएगा लेट द वर्क। उसके साथ हम बी का यूज करेंगे, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड रखेंगे, और इस हिम का यूज हम लास्ट में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बाय प्रेपोजिशन का यूज कर लेंगे क्योंकि यह पर्सन है, हिम के वजह से बाय आ जाएगा। आगे देखें, इसका पैसिव बनाएं, लेट अस कंप्लीट द वर्क। इस सेंटेंस में द वर्क इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऐसे कंडीशन में लेट यहां से भी रिमूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वर्ब है सेंटेंस का मेन वर्ब उसका अपना ऑब्जेक्ट है, तो लेट नहीं रिमूव होगा। लेट द वर्क, उसके बाद यूज करेंगे बी कंप्लीटेड, और इसके बाद हम चाहें तो ये इस अस को लास्ट में यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर ग्रुप में कोई वर्ड आता है, चाहे वह समवन हो, एनीवन हो, दे हो, अस हो, देम हो, अस हो, तो इस सब को हम रिमूव कर देते हैं, जरूरत इसकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेसिव को डूअर की आवश्यकता नहीं होती है, आपने पहला क्लास में ही पढ़ा है। तो आप चाहें तो उस डूअर को आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर वह ग्रुप वर्ड का है तो। हाँ, अगर पर्सन में अगर कोई ग्रुप नहीं है, सिंगुलर फॉर्म का है, या स्पेसिफिक पर्सन पर्टिकुलर बात होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम डूअर को रिमूव नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ इस तरह का कंडीशन होता है। आगे देखें, अब बताएं, आपको बताना है क्या इसमें से लेट को रिमूव करना है या नहीं करना है। तो आपको बताया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, तो ऐसे कंडीशन में, अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं इट इज सजेस्टेड का। तो पेसिव इसका किससे बनाएंगे? इट इज सजेस्टेड दैट, और उसके बाद यूज करेंगे किसका? इस अस का नॉमिनेटिव केस, क्योंकि दैट के बाद तो वह सब्जेक्ट बनाएगा, तो ये हो जाएगा वी। उसके बाद यूज करेंगे शुड, और शुड के बाद जो वर्ब का फॉर्म है डांस, यहाँ पे डांस ही रख देंगे। ऐसा नहीं करना है शुड बी डांस्ड का यूज कर देना है, नहीं, क्योंकि इट इज सजेस्टेड दैट ऑलरेडी पहले ही पेसिव में हम इसको बदल चुके हैं। तो जब पहले ही बदल चुके हैं तो ये पूरे का पूरे पेसिव हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में यहाँ शुड बी डांस्ड नहीं लिखना है, बल्कि शुड डांस ही लिखना है। पीछे इट इज सजेस्टेड पेसिव का फॉर्म लिखा जा चुका है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे, या नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इससे अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट में जरूर लिखें। तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।